Hello everyone, I hope you all are fine at your places. तो डियर इन प्रीवियस क्लास मैंने आपको पीपीटी फॉर्म में समझाया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है और रिलेशनल अलजेब्रा में जितने भी हमारे ऑपरेटर्स थे प्रोजेक्ट, सिलेक्ट, कार्टेशियन, प्रोडक्ट और जॉइन, ये सारे हमने डिस्कस किए थे। अब जो मैं वीडियोस बनाने वाली हूँ क्योंकि हमारा जो क्वेरी का टॉपिक है वो ज़्यादा न्यूमेरिकल फॉर्म में आने वाला है और नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक आने वाला है, तो मैं जो वीडियोस हैं वो इसी फॉर्म में बनाने वाली हूँ, A4 साइज, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके। और नोट्स जो है उसका लिंक मैं आपके साथ ड्राइव पे शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये नोट्स नहीं है, ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस है। तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की डियर। तो आज जो है हम फिर से क्या समझने वाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट डिटेल में, कि भाई ये क्या था, इसकी क्या डिसएडवांटेज थी कि हमने जॉइन पे स्किप किया। ऑलरेडी मैंने पीपीटी फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया था, बट मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा हमको एक बार और डिटेल में पढ़ लेना चाहिए। तो से कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, जिसमें आप सबसे पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की हेल्प से कर क्या सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो टेबल्स को। हम क्यों यूज करते हैं इसका, कि हम अपने टेबल्स को ज्वाइन कर सके। कई बार क्या होता है, हम जब क्वेरी लिखते हैं या हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो एक टेबल में वो सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि मेरे को आंसर मिल सके। ठीक है, क्या करना पड़ता है, मुझे कोई दो या दो से ज्यादा टेबल्स को कंबाइन करना पड़ेगा, और जब वो कंबाइन हो जाएंगे उसके बाद मुझे मेरा पॉसिबल आंसर मिलेगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट वन ऑफ द पॉसिबल मेथड है जिसकी हेल्प से आप टू या मोर देन टू, ठीक है, आप कार्टेशियन प्रोडक्ट टू या फिर मोर देन टू टेबल्स का कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपके टेबल्स ज्वाइन हो जाएंगे, एंड वंस दीज टेबल्स विल बी ज्वाइंड तो आपके पास एक बड़ा सा टेबल आ जाएगा। अब आप उस बड़े से टेबल में से क्या करो, अपनी इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हो। तो मान लो मैंने क्या किया, दो टेबल लिए या दो रिलेशन लिए, आर एंड एस। आर में मैंने दो एट्रीब्यूट लिए, ए एंड बी, एंड एस में मैंने दो एट्रीब्यूट लिए, बी एंड सी। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ये कॉमन एट्रीब्यूट हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इस केस में था, अगर ना भी होता तो भी चलता। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की ये कोई कंडीशन नहीं है कि आपका कोई एक एट्रीब्यूट कॉमन होना चाहिए अगर टेबल्स को ज्वाइन करना है। इस केस में है, अगर नहीं भी होता, इन दैट केस ऑल्सो, मान लो मेरे पास दो टेबल होते, एक मान लो उसके कुछ एट्रीब्यूट्स है और सेकंड टेबल है उसके कुछ एट्रीब्यूट्स है, कॉरस्पॉन्डिंग टू दोज एट्रीब्यूट्स मेरी कुछ वैल्यूज है, जैसे ये मेरी पहली रो है, दूसरी रो है, तीसरी रो है, एंड इस टेबल की मेरी फर्स्ट एंड सेकंड रो है। तो अगर मुझे इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करके इनको एक सिंगल टेबल बनाना है तो मैं कैसे बना सकती हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, ये डिसाइड करना होगा कि इनके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे। मतलब अगर ये टेबल बड़ा हो जाएगा, जैसे इस टेबल के मैं बोलूं कि अगर एट्रीब्यूट ए है उसकी ये वैल्यूज है, एट्रीब्यूट बी है उसकी ये वैल्यूज है, तो इसी ढंग से अगर इस टेबल को मैं ज्वाइन कर दूं तो मेरे पास कौन कौन से कॉलम आएंगे, सबसे पहले मैं ये डिसाइड करूंगी। तो कॉलम कौन से आते हैं, सारे कॉलम आते हैं। ठीक है, कॉमन है चाहे नहीं है। तो सबसे पहले मैंने लिखा रिलेशन का नाम आर, इसका कौन सा है, ए, तो आर डॉट ए। उसके बाद आर रिलेशन का दूसरा कॉलम का नेम क्या है, बी, तो मैंने क्या लिखा, आर डॉट बी। इससे ये पता चल रहा है कि ये एट्रीब्यूट आर रिलेशन का है और ये जो बी एट्रीब्यूट है ये भी आर रिलेशन का है। उसके बाद मैंने लिखा एस डॉट बी, एस डॉट सी, ये बताने के लिए कि अब जो ये वाला बी है ये एस रिलेशन का है और जो ये वाला सी है ये यहां से आया है। ठीक है, ये इनके बीच में मैपिंग दिखाने के लिए मैंने ये कर दिया। अब अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है तो कैसे होगा, इसकी कंप्लीट रो को आपने मल्टीप्लाई करना होगा इन सभी रोज से। अब इसका क्या मतलब है कि मेरी पहली रो कैसे बनेगी, मैंने इसकी फर्स्ट रो उठाई A1 और उसको मैंने पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ज्वाइन कर दिया 3 1A, तो ये बन गई मेरा एक रो। सेकंड रो, इसी को अब आप मल्टीप्लाई करोगे उसकी सेकंड रो से, तो सेकंड रो क्या है, 2 2B 2 2B। मतलब क्या है कि हम कोई कंडीशन चेक नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, बस ये रो को उठा रहे हैं या टप्पल को उठा रहे हैं, उसको पहले इसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं, फिर इसी को इसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं। जब इसकी सारी वैल्यूज खत्म हो जाए तो फिर नेक्स्ट रो पे आ जाओ। अब नेक्स्ट रो यहाँ पे B2 है, अब B2 को आपने पहले इसके साथ कंबाइन करना है, तो ये बना 3 1A। फिर आपने B2 को इसके साथ कंबाइन करना है, तो ये बना B2 2 2B। उसके बाद अब यहां पे रोज खत्म हो गई, तो अब आप नेक्स्ट रो को उठाओ, दैट इज A2 A2। तो A2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1A से, एंड देन A2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2
2B से। तो ये मेरे पास क्या बन गया डियर, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अब क्या हुआ, इन दो टेबल्स को मैंने ज्वाइन करके एक बड़ा टेबल बना लिया, जिसके पास अब मेरे पास क्या है, ज्यादा इंफॉर्मेशन है। इस टेबल को ज्वाइन करके क्या हुआ, मेरे पास ज्यादा पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आ गए डेटा के, तो मेरे को बेसिकली मोर इंफॉर्मेशन मिल गई है, ठीक है, जिससे मैं एसेस कर सकती हूं अपने डेटा को। बेसिकली हमारा जब भी हम कंबाइन करते हैं ऐसे टेबल्स को, तो यही रीजन होता है कि हम ज्यादा इंफॉर्मेशन एसेस कर सकें किसी फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारा था कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब डियर हम इसका एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं। प्रॉब्लम क्या है मेरी, मैंने बोला कंसीडर अ रिलेशन यूजर एंड बोरो। तो मैंने रिलेशन यानी टेबल, रिलेशन आप टेबल वर्ड के लिए यूज करते हो, तो मैंने अब यहाँ पे दो रिलेशंस कंसिडर किए, एक का नाम है यूजर और दूसरे का नाम है बोरो। जो आपका यूजर रिलेशन है बेटा, उसके अंदर क्या है, ये एट्रीब्यूट्स हैं, कार्ड नंबर, बोरोवर नेम एंड बोरोवर का एड्रेस। इसका मतलब क्या है, ये एक लाइब्रेरी डेटाबेस है, ठीक है, लाइब्रेरी का डेटाबेस है आपका। लाइब्रेरी का डेटाबेस है तो उसके अंदर कोई यूजर होगा, तो मैंने एक टेबल बनाया यूजर, जिसके अंदर मैं यूजर की इन्फॉर्मेशन रख रही हूँ कि यूजर है अगर कोई, तो उसके पास कार्ड नंबर तो होगा ना, जिससे हर बार वो जाके अपनी बुक इशू कराता होगा, तो ये वो कार्ड नंबर है उसका। अब बी नेम का मतलब क्या है कि यूजर का नेम, पर यहाँ पे हम यू नेम ना लिख के बी नेम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि यूजर लाइब्रेरी आया तो कोई बुक इशू करवाएगा, तो यानी वो बोरोवर बन जाएगा। तो बी नेम का मतलब है बोरोवर नेम, बट एक्चुअल वो नेम यूजर का ही है। थर्ड लिखा मैंने बोरोवर का एड्रेस। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैं ये शो कर रही हूँ कि जो यूजर है वो बोरो कर रहा है, तो बेसिकली वो बोरोवर बन गया, तो उसका एड्रेस क्या है। उसके बाद आपका जो दूसरा रिलेशन है दैट इज बोरो, उसके अंदर क्या है, एक्सेशन नंबर। एक्सेशन नंबर आपको पता है, जो भी बुक होती है उसका एक नंबर होता है, उसको हम एक्सेशन नंबर बोलते हैं। कार्ड नंबर अब हमने यहाँ पे क्यों लिया है, क्योंकि हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि किस बच्चे ने बुक को बोरो किया है, तो इस टेबल में हम वो इन्फॉर्मेशन रखेंगे। पूरी इन्फॉर्मेशन ना रख के सिर्फ उसका कार्ड नंबर रख लेंगे, क्योंकि कार्ड नंबर पता है तो फिर हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन आ जानी चाहिए। और किस डेट को उसने इशू कराई, ये हमको कहां से पता चलेगा, यहां से, डेट ऑफ इशू से। तो डियर मैं चाहती क्या हूं, मैं ये चाहती हूँ फाइंड द एक्सेशन नंबर ऑफ ऑल द बुक्स इशूड बाय राकेश अग्रवाल। तो राकेश अग्रवाल एक बच्चे का नाम है, यानी बी नेम है। मैं क्या चाहती हूं, उसने जितने भी बुक्स इशू कराई हैं उनका मुझे एक्सेशन नंबर मिल जाए। अब प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे का नाम जो है, यानी बोरोवर का जो नेम है, वो तो यूजर नाम के टेबल में है, और जो एक्सेशन नंबर है वो किस टेबल में है, बोरो में। यानी मेरा जो डेटा है वो पार्शियली किसी एक टेबल में और पार्शियली दूसरे टेबल में है, तो इट इज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल फॉर मी कि एक टेबल से मेरा आंसर सॉल्व हो जाए। अगर एक से होता तो बहुत सिंपल रहता, पर अब एक टेबल से मेरा आंसर सॉल्व नहीं हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दो टेबल को ज्वाइन कैसे करेंगे, क्या कंडीशन लगाएंगे, वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि सीधा क्वेरी पे नहीं जाएंगे, पहले हम इसका टेबल बनाते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक यूजर नाम का टेबल बनाया, बोरो नाम का टेबल बनाया। आपके आगे मैं ऑल पॉसिबल ज्वाइनिंग के कॉम्बिनेशंस बताऊंगी, और यहीं पे हमको डिसएडवांटेज भी पता चल जाएगी कि क्या होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट की। तो मान लो एक यूजर टेबल है, उसमें एक बच्चा है अमित, कार्ड नंबर उसका 101 है, एड्रेस उसका X है। उसके बाद एक कार्ड नंबर 102 का स्टूडेंट है, उसका नेम राकेश है, और राकेश पे ही हमको क्वेरी चलानी थी, तो मैंने इसलिए रख लिया है राकेश अग्रवाल, राकेश ही है हमारा। एड्रेस Y है। फिर 103 है, प्रीति नाम का स्टूडेंट है, Z है उसका एड्रेस। और एक फिर से मैंने ये ज्यूम करके चल रही हूँ कि राकेश ने भी 2 बुक्स इशू करवा रखी हैं, तो 102 राकेश एंड Y, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये चीज होगी, यूजर में उसका नाम 2 बार नहीं आएगा, इसको हम कट कर देते हैं। यूजर में तो हम उसका 2 बार नाम नहीं लिखेंगे। ये 3 हमारे टेबल हैं। एक्सेशन नंबर, कार्ड नंबर एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब मान लो मैंने एक बोरो रिलेशन भी बना लिया। बोरो में मैंने ये लिखा कि एक बुक है जिसका एक्सेशन नंबर 0001 है, कार्ड नंबर जो बच्चा 101 कार्ड का है उसने 23 फेब को बुक इशू कराई होगी। फिर मैंने लिखा जिसका एक्सेशन नंबर 0002 है जिस बुक का, उसको जिस बच्चे का जो आपका कार्ड नंबर था वो 102 है, उसने बुक इशू कराई से मार्च में। और एक 003 नाम की कोई बुक होगी एक्सेशन नंबर की, उसको भी 102 जिसका कार्ड नंबर है उसी ने एसेस किया
मतलब उसको इशू कराया इन अप्रैल। तो बेसिकली वैसे तो हमको पता है कि 102 बच्चा हमारा राकेश ही है, तो हमको तो विजिबल हो रहा है कि राकेश ने क्या किया है, 2 बुक्स इशू कराई हुई है। तो मैंने एक्चुअली 2 वाला क्वेश्चन लिया है ताकि हमारे पास ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ सके। तो क्योंकि मुझे पता है कि मेरा आंसर 2 टेबल से निकलेगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर लें। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने आपको बताया था कि इसकी तीनों रोज, तीनों एट्रीब्यूट्स और इसके भी तीनों एट्रीब्यूट्स आएंगे, और उसके साथ हम जो रिलेशन के नेम होते हैं वो लगा देते हैं। तो यू डॉट कार्ड नंबर, यू डॉट बोरोअर नेम, यू डॉट बोरोअर एड्रेस, बी डॉट सेशन नंबर, बी डॉट कार्ड नंबर एंड बी डॉट DOI, ये हमारे एट्रीब्यूट्स बन गए। अब इन एट्रीब्यूट्स के अंदर हम क्या करने वाले हैं, वैल्यूज फिल करने वाले हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लेते हैं ताकि टोटल कॉम्बिनेशन आ जाए, क्योंकि जब कंबाइन हो जाएगा अब इस बड़े टेबल में मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे पास एक एट्रीब्यूट है जिसके अंदर एक सेशन नंबर भी है और मेरे पास एक एट्रीब्यूट है जिसके अंदर नेम भी है। तो मैं क्यों ज्वाइन कर रही हूँ, क्योंकि अब मुझे एक टेबल में दोनों कॉलम मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब ज्वाइन कर देते हैं। तो ज्वाइन करेंगे तो क्या सिस्टम था, ज्वाइन में हम क्या कर रहे थे कि इस कंप्लीट रो को हमने इन सब पॉसिबल कॉम्बिनेशन से मल्टीप्लाई करना था। तो करते हैं, 101 अमित x 0001 101, इसको फेब भी कर लेते हैं, थोड़ा छोटा पड़ेगा। फिर 101 अमित x, वो इसके साथ कंबाइन होगा 0002 102 मार्च। उसके बाद फिर 101 अमित x, और वो किससे कंबाइन होगा, 0003 102 अप्रैल। इसके बाद हम ले लेते हैं आगे, नेक्स्ट हमारी ये रो है 102 राकेश y। तो 102 राकेश y, उसने फिर अब इस रो को तीनों से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इससे करेंगे 0001 101 फेब, फिर से 102 राकेश y, अब इस रो को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। तो 0002 102 मार्च, एंड देन अगेन इस रो को हम इससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो 102 राकेश y 0003 102 अप्रैल। उसके बाद अब इस वाली को फिर से 103 प्रीति z को इन तीनों के साथ कंबाइन करना है। तो 103 प्रीति z को 0001 101 फेब, फिर 103 प्रीति z 0002 102 मार्च, एंड 103 प्रीति z 0003 102 अप्रैल। फाइन, तो ये हमारा टेबल बन चुका है। अब ठीक है, टेबल बन चुका है तो मतलब ये जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ये ठीक है। अब हम इनको चेक करके देखते हैं कि क्या मेरे जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बने हैं वो ठीक है भी या नहीं, बिकॉज यहाँ पे हमको दिखेगा कि कुछ गलती हो रही है ना। उसी गलती हो क्या रही है, अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो एक स्टूडेंट है। अच्छा, पहले हम कुछ समझ लेते हैं, इसको पढ़ने से पहले हम एक चीज समझते हैं कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूं और मुझे कभी एक कार्ड इशू हुआ तो मेरा नंबर वही रहेगा। ठीक है, तो यानी जब टेबल ज्वाइन होंगे तब भी मेरा वो नंबर सेम ही रहना चाहिए। ये सिंपल सी बात है कि मेरा कार्ड नंबर मुझे अगर 101 मिला है तो वो कभी भी मैं कहीं भी इशू कराऊं, चाहे मैं 10 बुक इशू करा लूं, मेरा कार्ड नंबर सेम होगा। और मान लो अगर मैं इन टेबल्स को ज्वाइन भी कर दूं तो मेरा कार्ड नंबर सेम ही आना चाहिए, वो इस टेबल में भी सेम ही होना चाहिए और इस टेबल में भी सेम ही होना चाहिए, राइट। लेकिन अब अगर हम इस ज्वाइन को देखें, सॉरी ज्वाइन नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट को देखें तो कार्ड नंबर की चेकिंग करते हैं। यहाँ पे ठीक है, 101 एक यूजर है जिसका नेम अमित है, एड्रेस ये है, एक सेशन नंबर ये है बुक का, उसका कार्ड नंबर दोबारा से दूसरे टेबल में भी सेम आ रहा है और उसने फरवरी में कराई, तो ठीक है, दिस क्वेरी इज परफेक्टली फाइन। लेकिन अब अगर मैं सेकंड क्वेरी पे चलूं तो एक स्टूडेंट है जिसका कार्ड नंबर ये है, डिटेल्स ये हैं, नाम यहाँ पे अमित आ रहा है, एड्रेस भी एक्स आ रहा है, बुक उसने ये इशू कराई, लेकिन अब बोरोअर के टेबल में उसका कार्ड नंबर जो है वो 102 बन गया। नाउ दैट इज रॉन्ग,
बच्चा तो अमित है, हमको पता है यहाँ से कि अगर अमित है तो उसका तो कार्ड नंबर 101 है, क्योंकि राकेश का कार्ड नंबर जो है वो 102 है। लेकिन अगर अब हम इस टेबल में देखें तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे तो आ रहा है कि अमित 101 है, लेकिन यहाँ पे उसी सेम रो में उसका कार्ड नंबर चेंज हो रहा है। नो दैट इज रॉन्ग। तो इसका मतलब यहाँ तो गड़बड़ हो रही है, यानी इसको तुम डिस्क्रिपेंट आउटपुट मान के मैं नहीं इस पे इसको वैलिड मान सकती, राइट। तो दिस इज ऑब्वियसली रॉन्ग। थर्ड केस में चले तो यहां पे भी कार्ड नंबर 101 आ रहा है, ठीक है, और यहां पे क्या आ रहा है 102, तो अगेन दैट इज रॉन्ग। यहां पे 102 है, बच्चा राकेश है, वाइट ठीक है, ये यहां तक हमें पता है कि ठीक आ रहा है। यहां पर क्या हुआ, एक सेशन नंबर उसने इस बुक का करा, पर यहाँ पे उसका कार्ड नंबर 101 हो गया। अब मुझे तो पता है 101 अमित का है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि जब यूजर में मैं पढ़ा हूं तो मेरा कार्ड नंबर 102 है, लेकिन बोरोवर में 101 आ गया। इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब ये है कि अमित ने बुक इशू करा रखी है, जबकि कराई राकेश ने है, तो ये तो गलत हो गया, तो ये गलत। अगेन अब यहाँ पे 102 आ रहा है, तो ठीक है, राकेश की कंप्लीट खुद की इन्फॉर्मेशन आ रही है, यहाँ पे भी राकेश की खुद की इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो इट इज ओके। बट यहाँ पे भी 103 एंड 101 दैट इज रॉन्ग, 103 102 रॉन्ग, 103 102 रॉन्ग। तो बेसिकली यहाँ से आपके माइंड में क्या चीज फ्रेम हुई कि मैं क्या चेक कर रही हूँ, मैं चेक कर रही हूँ कार्ड नंबर की इक्वालिटी, कि अगर इसमें एक एट्रीब्यूट है और इसमें एक एट्रीब्यूट है, दो रिलेशंस में एक ऐसा एट्रीब्यूट है या एक ऐसा कॉलम है जो कॉमन है, कॉमन है ना, ये कार्ड नंबर है, तो मुझे उस पर क्या चेक करनी पड़ रही है, इक्वालिटी, कि अगर दोनों टेबल्स में उसकी वैल्यू सेम होगी तभी मैं उस आउटपुट को क्या बोलूंगी, करेक्ट बोलूंगी, नहीं तो उस आउटपुट को मैं क्या बोलने वाली हूं, मैं गलत बोलने वाली हूं, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होने वाला है कि और अगर आप आंसर चेक भी करो तो जो 101 स्टूडेंट है अमित, उसने एक बुक इशू कराई थी, ध्यान से पढ़ो तो, हाँ, तो उसका यहाँ एक बार मैच हो रहा है। अगर अब हम यहाँ पे देखें तो बाकी दोनों बुक्स किसने इशू कराई है, राकेश ने, उसी की आईडी है ना 102 कार्ड नंबर उसका ही। तो जो बाकी दो आउटपुट आपके करेक्ट आ रहे हैं वो किसके लिए करेक्ट आ रहे हैं, 102 के लिए करेक्ट आ रहे हैं, मतलब राकेश के लिए करेक्ट आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जब आप ज्वाइन कर रहे हो तो सारे जितने भी आपके पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन आएंगे, दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू द करेक्ट रिजल्ट। उस पूरे टेबल में से फिर आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि वो जो कॉमन कॉलम है वो क्या हो, इक्वल वाली कंडीशन पे हो। अगर वो इक्वल वाली कंडीशन पे होते हैं तभी आप आउटपुट को ओके बोलते हो, नहीं तो आप ओके नहीं बोलते हो, ठीक है। और यानी एक कंडीशन तो यही होगी कि जब ये दोनों आपके क्या हो, सेम हो, ठीक है, तो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो वैलिड माना जाएगा। तो जो मेरी क्वेरी थी अब उस पर चलते हैं। अब मेरे को लगता है आपको समझ आ गया होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सीन क्या है। मैंने बोला था मुझे एक सेशन नंबर चाहिए, ठीक है। अगर मैंने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला तो हाँ, मुझे अब बड़े टेबल में से एक सेशन नंबर मिल सकता है। तो मैंने बोला मुझे एक सेशन नंबर चाहिए था उन बुक्स का जो राकेश ने इशू कराई थी। तो राकेश ने कौन सी वाली इशू कराएंगे, राकेश ने वो वाली इशू कराएंगे जिसमें कार्ड नंबर सेम बैठ रहा है। पर दूसरी कंडीशन ये भी तो है ना कि नेम राकेश ही आए, ये भी तो है ना दूसरी कंडीशन, क्योंकि मैंने नेम बता रखा है कि नेम राकेश ही हो, क्योंकि इक्वालिटी तो यहाँ पे भी आ रही है पर यहाँ पे नाम राकेश नहीं है। तो मेरे को दो चीजें चेक करनी है, एक तो मेरे कॉलम के नेम सेम हो दोनों टेबल में, और दूसरा मेरा जो यूजर का नेम है या बोरोवर का नेम है वो राकेश हो। उस केस में मुझे एक सेशन नंबर चाहिए। तो अगर रिलेशनल अलजेब्रा में, क्योंकि मैं उसी का टॉपिक कंटिन्यू कर रही हूँ अभी, तो उसका करना है, तो बेसिकली मैंने क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म किए। सबसे पहले स्टेप में मैंने क्या किया है, मैंने दोनों टेबल का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया। कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने के बाद मैंने क्या किया, मैंने चेक किया, सिग्मा से आप चेक करते हो ना कंडीशन रोज की। एक कंडीशन तो मैंने ये चेक करी कि जो यूजर वाला टेबल था और जो बोरोवर वाला टेबल था, बोरो वाला, उनके कार्ड नंबर इक्वल है। तो बस लिख दो भाई यूजर डॉट कार्ड नंबर इक्वल टू बोरो डॉट कार्ड नंबर। एक कंडीशन तो मेरी ये चेक हो गई, और दूसरी कंडीशन मेरी क्या है कि यूजर का जो बोरो यूजर यानी जो बोरो नेम है वो क्या होना चाहिए, वो राकेश होना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन, तो एंड का सिंबल हमको पता है इसमें ये होता है एंड, कि भाई जो मेरा यूजर है उसका नेम क्या है, राकेश है।
राकेश अग्रवाल था प्रॉपर, तो मैं राकेश अग्रवाल लिख देती हूँ। ठीक है, ठीक है, तो कंडीशन तो बन गई। अब जब मैं अगर इतनी ही कंडीशन लिखूं तो मेरे पास ये 2 रोज आ जाएंगी, लेकिन सारे के सारे कॉलम्स के साथ। अब मैंने बोला है मुझे सिर्फ एक्सेशन नंबर वाला कॉलम चाहिए, तो कॉलम लेने के लिए आप कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करते हो रिलेशनल अलजेब्रा में? प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट ऑपरेटर का यूज कर देते हैं। तो मैं बोलूंगी कि इन सब के ऊपर मैं एक प्रोजेक्शन कर दूंगी, और प्रोजेक्शन में मेरे को क्या चाहिए? एक्सेशन नंबर। अब जब मैं एक्सेशन नंबर लिख रही हूं तो मेरे को बेसिकली बोरो लिखने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सेशन नंबर यूजर टेबल में है ही नहीं। अगर यहाँ पर होता तो फिर मैं बोरो डॉट एक्सेशन नंबर लिखती, जैसे यहाँ मैंने टेबल के नेम लिखे हैं। टेबल के नेम बेसिकली तभी नीडेड होते हैं जब उनका सेम कॉलम नेम दोनों टेबल में हो, नहीं है तो फिर नीड नहीं होती। ठीक है, तो इस क्वेरी का आपका ये आंसर बनेगा। तो अब डियर जो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का डिसएडवांटेज हम समझ चुके हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि एक तो वो जब कंबाइन होंगे टेबल तो बहुत सारा रोज रहेंगे, और उन रोज में से फिर हमको कंडीशन लगानी पड़ेगी सेम वाले कॉलम नेम पे कि भाई तुम्हारी इक्वालिटी चेक करे, और उसके बाद जिसका नेम राकेश है मेरे को वो दे। यानी मेरे को ये वाली कंडीशन, एक तो टेबल भी बड़ा आ रहा है, जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन मेरे पास बन रहे हैं, एक तो वो कॉम्बिनेशन भी ज्यादा बन रहे हैं, फिर मेरे को एक जबरदस्ती का चेक भी लगाना पड़ रहा है। तो ये मेरा जो काम है ना, ये फालतू का हो रहा है। कोई ऐसा तरीका जिससे क्या हो कि मेरा टेबल ज्वाइन हो, और ज्वाइन होते टाइम ही वो ये कंडीशन लगा ले कि भाई जहां पर इक्वल हो ना वहीं पे तू मेरे को टेबल बना के दे, वहीं पे मेरे को रो दे। तो खुद ही चेक कर ले कि ये 2 वैल्यू सेम हो, और फिर ही मुझे टप्पल दे आंसर में। अगर ऐसा मेथड हमको चाहिए तो वो जो मेथड है डियर वो है हमारे पास ज्वाइन। तो ज्वाइन क्या बोलता है कि भाई मैं हूं कार्टेशियन प्रोडक्ट, लेकिन साथ में एक कंडीशन अप्लाई है। मतलब मेरे को साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट लेकिन उस पर कंडीशन अप्लाई है, जैसे ये वाली हो जाती, इक्वालिटी वाली हो जाती। तो उस केस में आपके पास जो कॉलम आते ना, सिर्फ ये पहला, ये सेकेंड एंड ये, अगर ज्वाइन लगाया होता तो सिर्फ 3 रोज आई होती, ना कि इतना बड़ा टेबल। ठीक है, तो ज्वाइन का ये बेनिफिट है। ज्वाइन आपको क्या करके देगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट पे कंडीशन लगा के देगा, ताकि जो नंबर ऑफ रोज आपके पास आ रही हैं वो कम हो। ज्वाइन की टाइप्स पे चले तो 2 टाइप की है, इनर और आउटर। इनर ज्वाइन फर्दर है नेचुरल, इक्वी और थीटा ज्वाइन, और आउटर ज्वाइन है आपकी लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन। तो आज हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेरी पे कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि अगर 2 टेबल हैं और इनका ज्वाइन करते हैं तो आउटपुट क्या आता है। जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम कल के टॉपिक में करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। आज सिर्फ हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि ज्वाइंस में होता क्या है, टेबल ज्वाइन होते किस तरीके से है। तो सबसे पहले ज्वाइन हम कर रहे हैं इनर ज्वाइन का, पहले वाला जो है नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन क्या बोलता है भाई कि मैं सेम एट्रीब्यूट्स और वैल्यूज पे काम करता हूं। मतलब अगर कोई 2 टेबल हैं जिनमें कोई कॉमन कॉलम है, अगर कॉमन कॉलम नहीं है तो मैं काम ही नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये बोलता है कि मैं काम किस पे करूंगा, सेम कॉलम होने चाहिए, और कॉलम सेम है तो उनकी वैल्यूज भी कुछ कुछ सेम आए, वैल्यूज भी सेम हो। जब वैल्यूज सेम होगी मैं तुमको आउटपुट दूंगा। अब आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि जब मैं इनको ज्वाइन कर रही हूँ नेचुरल ज्वाइन के थ्रू, तो मेरे पास एट्रीब्यूट कौन से आएंगे ये थोड़ा सा रहेगा। अगर आप नेचुरल ज्वाइन के केस में ज्वाइन करते हो तो जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो आपका एक ही बार आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो अगर मैं आपको इस टेबल का ज्वाइन करवाऊं, तो जैसे इस टेबल में नेम और डिपार्टमेंट आईडी थी, इसमें भी डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम था, तो उसने इस डिपार्टमेंट आईडी को एक ही मान लिया। ठीक है, उसके बाद नेम और उसके बाद डिपार्टमेंट का नेम। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ अगर हम इसका आउटपुट निकाले तो क्या निकलेगा। उसने क्या करना है, कॉमन आईडी लेनी है। उसने देखा यार यहाँ पे भी 0031 है, यहाँ पे भी 0031 है, तो पहली रो ये और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज हैं वो उसने उठा ली, ए और मैकेनिकल। उसके बाद वो देखेगा कि और किसी से मैच कर रही है, नहीं कर रही। आगे वो आया इस वैल्यू पे 0033, क्या ये और ये मैच करते हैं, नो, तो वो इसको और इसको कंबाइन नहीं करेगा। अब वो चेक करेगा इसको और इसको, यस दे आर मैचिंग, तो योर आउटपुट विल बी 0033। यहाँ पे नेम क्या था, बी, और यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या थी, केमिकल। अब फर्दर चेक करेगा, फर्दर तो चेक नहीं हो रहा है। फिर आया 0033 पे, ये इससे कंपेयर होगा, आंसर इज नो। ये दोनों कंपेयर होंगे, आंसर इज यस। तो अब आपको इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे सी है और यहाँ पे क्या है, केमिकल अगेन।
ठीक है। उसके बाद ये आगे फर्दर चेक होगा तो आंसर इज नो, देन इसका कंपैरिजन होगा, इसका होगा, और अब इन दोनों का होगा, तो आंसर इज कमिंग ट्रू। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये और इसके कॉरस्पॉन्डिंग टेक्सटाइल। इसके बाद जो नेक्स्ट चेक होगा आपका, अब वो होगा इसका इसके साथ नो है, इसके साथ नो है, इसके साथ यस है, तो 0034 का ई, और यहां पे क्या है, टेक्सटाइल। अब फर्दर चले तो यहाँ नल आ रहा है, नल ऑब्वियसली कुछ नहीं है तो किसी से कंपेयर नहीं होगा। तो नेचुरल जॉइन के अंदर आपका क्या होगा, अगर आपके पास 2 टेबल्स हैं तो सबसे पहले वो क्या दिखेगा, कॉमन एट्रीब्यूट को फाइंड करेगा, कॉमन एट्रीब्यूट को एक बार लिखेगा, बाकी जो आपके टेबल के एट्रीब्यूट्स बनेंगे उनको साइड में लगा देगा। उसके बाद उसका कंपैरिजन चलेगा 1 by 1, बोथ टेबल्स में वो कंपेयर करेगा। जहां पर भी आपकी जो कॉमन एट्रीब्यूट की वैल्यू सेम हुआ करेंगी उसको लिख के उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टप्पल बनता होगा उसको लिख देगा। ठीक है। अब जो हमारी आ रही है बेटा जॉइन, दैट इज इक्वी जॉइन। इसको आप इनर जॉइन, इवन दो इट इज अ पार्ट ऑफ इनर जॉइन, लेकिन कुछ लोग इसको सेम एज इक्वी जॉइन ही बोलते हैं। इक्वी जॉइन आपका इक्वालिटी पे चलता है, वो तो साफ ही बोलता है कि मैं इक्वल कंडीशन पे चलूंगा। जैसे मान लो अगर वो जो प्रीवियस हमारे टेबल थे, ये हमारे 2 टेबल थे, अगर मैंने बोला इन 2 टेबल के ऊपर मुझे इक्वी जॉइन करके दिखाओ, तो फिर क्या होगा। सबसे पहले आपको नोटिस करने वाली बात है एट्रीब्यूट्स कौन से बनेंगे। तो अब ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि मुझे सारे के सारे एट्रीब्यूट चाहिए। ठीक है। तो इस केस में आपको एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय की आईडी, फिर डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नेम, सारे एट्रीब्यूट मिलेंगे। यहाँ पे मैंने जरा थोड़ा चेंज कर दिया था बिकॉज ऑफ स्पेस, नहीं तो पूरा जो टेबल का नेम होता है वो भी पूरा आता है और जो कॉलम नेम होते हैं वो भी एग्जैक्ट सेम आते हैं। मैंने यहाँ चेंज कर दिए हैं, आप एलाइज कर सकते हो अगर आप चेंज करना चाहो तो। अभी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है तो मैं वो सब कंसिडर नहीं कर रही हूँ। तो अगर मैं अब इनका ज्वाइन करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, चेकिंग वैसी ही होगी 0031 और 0031 पे। तो वो बोलेगा कि भाई जहां पर दोनों डिपार्टमेंट आईडी सेम आ रही हैं वहां पर इनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज लिख दो। ठीक है। ऐसे ही अब वो इससे मैच करने वाला है तो कुछ सेम नहीं आने वाला, फिर जब इस पे बारी आएगी तो ये 2 मैच कर रहे हैं, तो 0033 0033, यहाँ पे बी है, यहाँ पे केमिकल है। तो आई थिंक अब आपको आउटपुट समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली यू आर गोइंग टू गेट द सेम टेबल, बट द ओनली डिफरेंस विल बी कि अब यहाँ पे जहां पर आपका एक टेबल आ रहा था वहां पे आपके यहाँ पे 2 टेबल आने वाले हैं। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन आएगा अगर ये सेम ही आउटपुट देता है, आउटपुट तो सेम ही है ना, यहाँ पे तो बल्कि एडिशनल आ रहा है, तो ऐसा क्यों है। तो वो मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में कराने वाली हूँ कि क्यों हमने 2 ज्वाइन रखे हुए हैं। तो वो अभी क्वेश्चन इस को हम पेंडिंग रखने वाले हैं और हम क्वेश्चन से प्रैक्टिकली ही सीख लेंगे कि क्यों हमारे पास 2 कैटेगरीज ऑफ ज्वाइन आ रखे हैं। ठीक है। तो मैं ये टेबल कंप्लीट नहीं कर रही हूँ। आई थिंक आपको आउटपुट समझ में आ ही गया होगा कि आगे सेम रोज आएंगी, बस वो जो डिपार्टमेंट आईडी है वो 2 बार रिपीट होने वाली है और बाकी सारा आउटपुट प्रीवियस की तरह ही है। नेक्स्ट जो आता है डियर, दैट इज योर थीटा ज्वाइन। थीटा ज्वाइन क्या बोलता है, ये 2 रिलेशंस को ज्वाइन करता है दैट द एट्रीब्यूट्स डोंट हैव एनीथिंग इन कॉमन। मतलब ऐसा टेबल जिसमें कोई भी कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है, कॉमन कॉलम नहीं है, तो वहां पे मैं किसको यूज कर सकती हूँ, थीटा ज्वाइन को यूज कर सकती हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर किया, 2 रिलेशंस है मेरे पास, एक R1 है एक R2 है, उन दोनों के बीच में मैंने इंटरसेक्शन कर दिया 5 की, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी एट्रीब्यूट कॉमन नहीं है। अब आप कहोगे कि ये भी इक्वालिटी पे चलता है, तो एक तो इसका बेनिफिट ये रहता है कि एक कॉमन एट्रीब्यूट पे काम नहीं करता, बाकी 2 कॉमन एट्रीब्यूट पे काम कर रहे थे। नेचुरल ज्वाइन भी आपका कॉमन एट्रीब्यूट पे काम कर रहा था, ये कह रहा है मैं उस पे काम नहीं करता, मैं डिफरेंट एट्रीब्यूट डिफरेंट कॉमन नेम पे काम करता हूँ। दूसरा बेनिफिट इसका वो भी है जो मैंने अभी डिस्कस नहीं किया है, वो भी हम प्रैक्टिकली ही सीखेंगे। वो ये है कि जरूरी नहीं है कि ये इक्वालिटी पे ही वर्क करे, इट कैन वर्क ऑन इक्वालिटी, और आप सोच सकते हो मल्टीपल और ऑपरेटर्स होते हैं जिन पे ये वर्क कर सकता है। जैसे बिटवीन का केस हो गया, नॉट इक्वल हो गया, ठीक है, उन सारे केसेस में भी ये आपका वर्क कर पाएगा। जरूरी नहीं है सिर्फ इक्वालिटी की कंडीशन ही ट्रू होनी चाहिए। तो इसके एग्जाम्पल के लिए से मैंने 2 टेबल बनाए।
स्टूडेंट है, सब्जेक्ट है, स्टूडेंट में SID मतलब स्टूडेंट की ID, स्टूडेंट का नेम और स्टूडेंट का स्टैंडर्ड, सब्जेक्ट में भाई क्लास और यहाँ सब्जेक्ट। अब टेक्निकली लॉजिकली देखें तो स्टैंडर्ड और क्लास का मतलब सेम है, लेकिन यहाँ पे कॉलम नेम तो अलग है, तो कंप्यूटर तो टेक्निकल लैंग्वेज समझता नहीं है, तो उसके लिए ये दोनों क्या है, डिफरेंट रिलेशंस हो गए आपके, डिफरेंट कॉलम हो गए। तो अब हम डिफरेंट एट्रीब्यूट के ऊपर, इस एग्जांपल में मैंने कंडीशन इक्वालिटी की लिया, पर पहला जो केस है कि डिफरेंट कॉलम पे काम करता है वो कर दिया है। जो आगे हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उसके अंदर इक्वालिटी की कंडीशन भी हम चेंज कर देंगे। अभी वाले क्वेश्चन में मैं ये चाह रही हूँ कि जहां पर स्टूडेंट टेबल का जो स्टैंडर्ड है और सब्जेक्ट टेबल की जो क्लास है वो सेम है, उसका मुझे टेबल बना दो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एट्रीब्यूट्स कौन कौन से आएंगे। एट्रीब्यूट्स भाई आएंगे सारे। अब इस केस में तो सारे आने भी चाहिए, क्योंकि ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम तो है ही अलग, ये तो वैसे ही सेम नहीं है ना, तो ये दोनों आने चाहिए। तो SID, नेम, स्टैंडर्ड, क्लास और सब्जेक्ट, कॉलम तो समझ आ गए कौन से आएंगे। अब चलते हैं डेटा। अब इसमें उठाएंगे कौन सा, मैंने बोला है कि जब भी स्टूडेंट की स्टैंडर्ड और सब्जेक्ट का क्लास सेम होगा उसका डेटा उठाना है। तो यहाँ 10 से कंपेयर होगा, हो रहा है तो लिख दो 101A 10 मैथ, पहली रो बन गई। फिर इस 10 को इससे कंपेयर करो, आ रहा है तो बस ज्वाइन कर दो इंग्लिश। फर्दर ये 10 इससे कंपेयर होगा और इससे होगा, नहीं है तो नहीं होगा ऐड। फिर 11 नहीं है इक्वल, 11 और 10 नहीं है इक्वल। अब यहाँ 11 और 11 इक्वल है तो इस रो को इससे कंबाइन कर दो, तो 102B 11 म्यूजिक, और फिर ये 11 और ये 11 भी इक्वल है, ठीक है। तो ये इस ढंग से आपका थीटा रिलेशन वर्क करता है, ये थीटा जॉइन आपका वर्क करता है। एक अभी मैंने वो ये लिया है जब कॉलम अलग है, ये एट्रीब्यूट अलग है। कल वाले क्वेश्चन में हम प्रॉपर डेटाबेसेस लेने वाले हैं, उनके स्कीमा लेने वाले हैं, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्वेश्चन था, और उस ढंग की हम क्वेरी सॉल्व करना सीखेंगे। आज फिलहाल हम बस ये देख रहे हैं कि कौन से कॉलम के नेम मेरे पास आ सकते हैं और एक्चुअल में वो वर्क करता कैसे। कल हम इसके वर्किंग पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। लास्ट जो है डियर, अब लास्ट नहीं सेकंड, हाँ सॉरी, ये जो थे आपके इनर जॉइन कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम आते हैं आउटर जॉइन पे। तो आउटर जॉइन की बात करें तो लेफ्ट है, राइट है और फुल है। तो जल्दी से देख लेते हैं कैसे होता है ये रिलेशन। मैंने सेम रखा है, तो ये पेज उठा लेते हैं। मान लो यही टेबल है, नेम, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। अगर मुझे इसका लेफ्ट आउटर जॉइन करना होता तो कैसे होता। तो सबसे पहले वही बात है, कॉलम कौन कौन से आएंगे, कॉलम आएंगे सारे, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नेम एंड डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट आईडी, या आप आईडी भी पहले लिख सकते थे और नेम बाद में लिख सकते थे, ठीक है। अब मैच करने चलते हैं। तो अभी कंडीशन में अभी भी इक्वल की ही लेके चल रही हूँ कि जहां पर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, इसकी डिपार्टमेंट आईडी और इसकी डिपार्टमेंट आईडी होगी, वहां का लेफ्ट आउटर ज्वाइन कर दो। लेफ्ट आउटर ज्वाइन पहले तो आप इनर ज्वाइन की तरह ही वर्क कर लिया करो कि जहां पर भी इक्वालिटी की कंडीशंस है वहां पे आंसर दे दे। तो 0031 इक्वल है इस केस में, तो आपके पास आ गया ए और मैकेनिकल। उसके बाद ये किसी से मैच नहीं होता, फिर 0033 इससे तो मैच नहीं होता, इससे होता है, तो 0033 बी और यहाँ पे 33 के कॉरस्पॉन्डिंग केमिकल है। अब फिर से 0033 आपका देखो, इसको कंपेयर कर लिया सबसे, फिर इसको करते हैं, एक से हो गया, नहीं हुआ, इससे कर लिया, इससे ये मैच नहीं करता। अब इसकी बारी, इससे मैच नहीं कर रहा पर ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, तो इनको भी ज्वाइन कर दो। तो 0033 जिसमें नेम सी है और ये चीज सेम आ जाएगी केमिकल। उसके बाद इससे कंपेयर करें तो सेम नहीं आता, फिर डी पे आए, डी पे ये दोनों मैच नहीं करते, ये मैच नहीं करते, ये मैच कर रहे हैं, तो 0034 डी 0034 डिपार्टमेंट है टेक्सटाइल। और फिर इसकी बारी करें तो ये भी किसी से मैच नहीं करता, लास्ट वाले से ही मैच करता है, तो 0034 और नेम था
ई, और ये चीज तो सेम ही रहेगी, तो ई टेक्सटाइल और 0034। तो आप कहोगे ये तो भाई आपने इनर ज्वाइन या इक्यू ज्वाइन ही निकाल दिया, फर्क क्या पड़ा? फर्क अब ये आएगा कि अब कोई ऐसा केस लेफ्ट साइड वाले रिलेशन में, लेफ्ट साइड वाले टेबल में जो कंबाइन नहीं हो सकता राइट साइड वाले टेबल के साथ, हम उसको लेंगे, हम उसको लेंगे। लेफ्ट में तो उसकी वैल्यूज है ना, राइट में नहीं थी, कुछ भी मैचिंग नहीं हो रही थी डिपार्टमेंट आईडी की, क्योंकि यहाँ नल वैल्यू थी, किसी से कंपेयर नहीं होता, तो कोई बात नहीं, राइट में उसके लिए नल लिख देंगे। लेफ्ट का सेम टू सेम डेटा जो था वो, और राइट में नल। मान लो यहाँ नल की जगह 0036 लिखा होता, तो आप यहाँ पे 0036 कर देते, ठीक है, और राइट साइड पे आप करोगे नल। तो आपका क्वेश्चन आएगा ऐसे क्यों करते हैं? ऐसे हम इसलिए करते हैं अगर हम चाहते हैं कि कोई एक टेबल हो जिसके हमें सारे एट्रीब्यूट्स देखने ही देखने हैं, जिसके, हाँ ठीक है, वो टेबल के सारे एट्रीब्यूट्स आए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टेबल है वो पूरा टेबल रिप्रेजेंट होना चाहिए, और मुझे उस टेबल के कॉरस्पॉन्डिंग ज्वाइन करके दूसरे टेबल की वैल्यूज देखनी है, तो ये उसमें यूज होता है। तो अगर लेफ्ट साइड का सारा आपको टेबल देखना है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग राइट की वैल्यूज मैच करनी है, तो आप लेफ्ट आउटर ज्वाइन करोगे। अब अगर राइट आउटर ज्वाइन पे जाते तो राइट में क्या होता, पहले वो यही करता, और कंडीशन मान लो मेरी राइट आउटर ज्वाइन के लिए वही है कि इसका डिपार्टमेंट और इसका डिपार्टमेंट आईडी सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले यहां तक जो आपने लेफ्ट आउटर ज्वाइन के लिए आंसर बनाया है, ई पॉइंट तक तो सेम ही आता, क्योंकि यहाँ पे तो सारे मैचेस ट्रू हो रहे हैं ना, दोनों डिपार्टमेंट आईडी मैच कर रहे हैं, तो वो सारा सेम आता। लास्ट में क्या होता, वो ये देखता कि कोई ऐसा जो मेरा मैच नहीं हुआ है। जैसे इस केस में मैं क्या करूं, एक 0037 कंप्यूटर की बना देती हूँ। अब इस टेबल में से मेरा 0037 किसी के साथ मैच नहीं हुआ, तो क्या होगा, ये कंप्लीट आउटपुट यहां तक टेक्सटाइल तक, ये वाला नहीं, ठीक है। और इसके बाद एक रो बनेगी जिसके अंदर क्या होगा, 0037 होगा और डिपार्टमेंट का नाम होगा, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर वैल्यू होगी नल। मतलब यहां तक का कंप्लीट टेबल होगा, ये रो भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, और लास्ट में जैसे हमने इस केस को लिया था कि ये बेचारा रह गया था, ये किसी से भी कंबाइन नहीं हुआ था, तो हमने इसको लास्ट में लिखकर इसकी वैल्यूज नल शो कर दी थी। तो अब मैं क्या करूंगी, ये सारी पॉसिबल वैल्यूज यहां पर दिखा के मैं लास्ट में ये वाली रो बनाऊंगी, जिसके अंदर अब मैं राइट साइड वाला टेबल कंप्लीट करूंगी। तो राइट में ये तो सबके साथ कंपेयर हो चुका है, किसी ना किसी के साथ तो हो ही चुका है, एक के साथ तो हो चुका है ना, ये किसी के साथ नहीं हुआ था, तो मैं ये वाली वैल्यूज लिखूंगी जो मेरी यहाँ पे थी, ठीक है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैं लेफ्ट टेबल की वैल्यूज थी, कोई मैच नहीं था ना, तो मैं नल नल लिख दूंगी, ठीक है। तो ये होता है राइट आउटर ज्वाइन। इसका काम भी वही है कि राइट साइड की वैल्यूज जब आपकी राइट टेबल के कॉरस्पॉन्डिंग सारा डेटा आ जाए और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक मैपिंग मिल जाए कि लेफ्ट साइड पे ये दूसरा टेबल क्या वैल्यूज दे रहा है। फुल आउटर ज्वाइन क्या करता है, इन दोनों टेबल का कॉम्बिनेशन दे देता। बेसिकली अगर मैं इन दोनों टेबल का फुल आउटर ज्वाइन बोलूं तो वो क्या निकलेगा, सबसे पहले क्योंकि मैं कंपैरिजन इन्हीं पे कर रही हूँ कि दोनों डिपार्टमेंट नंबर सेम हो, तो पहले तो ये वाली क्वेरीज 1 2 3 4 5, क्योंकि इस पे तो मैच कर रहा है, दोनों डिपार्टमेंट नंबर सेम आ रहे हैं, 5 क्वेरीज ये। फुल आउटर ज्वाइन बेसिकली है क्या, लेफ्ट आउटर ज्वाइन प्लस में राइट आउटर ज्वाइन, ठीक है। तो पहले उतना डेटा आया 5 रोज का, 1 2 3 4 5, फिर 6th रो आएगी लेफ्ट आउटर ज्वाइन वाली, यानी ये कंप्लीट टेबल आ जाएगा, और फिर जो 7th रो बनेगी वो होगी ये वाली राइट आउटर ज्वाइन वाली। मतलब ये जहां पे इक्वालिटी कंडीशन ट्रू हो रही थी वो 5 रोज भी ले लेगा, उसके बाद जो सिर्फ लेफ्ट आउटर ज्वाइन में जो लेफ्ट वाली रह गई थी, जैसे ये वाली रह गई थी,
ये वाली भी ले लेगा, और फिर जो आपकी राइट आउटर जॉइन की एक एडिशनल रो आई थी ये वाली, वो इसको भी ले लेगा। तो इस सब को मिला के जो आपके पास टेबल बनेगा दैट विल बी पार्ट ऑफ फुल आउटर जॉइन। तो फुल आउटर जॉइन आपको किस चीज में हेल्प करता है कि आपके जो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपको दिख जाए कि जब आप टू टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हो तो कौन सी रो किसी से मैच करती है और कौन सी ऐसी है रोज जो दूसरे टेबल में किसी चीज से मैप नहीं करती। जब आपको सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप क्या कह सकते हो कि आपका जो ज्वाइन होगा दैट विल बी फुल आउटर ज्वाइन। तो क्लास आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे टॉपिक्स ज्वाइन के। एंड इन नेक्स्ट क्लास मैं आपको, जैसे मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्वेरी का एग्जांपल लिया था, हम बेसिकली क्वेरीज पे ही प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज सिर्फ आपको ये बताना था कि किस टेबल में कौन से एट्रीब्यूट्स बन जाते हैं और इनकी वर्किंग होती कैसे है, और कल हम सिर्फ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज। थैंक यू डियर, हैव अ नाइस डे।